अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 2 ऑफ मैनेजरियल अकाउंटिंग। और ये बेसिकली हमारी जो बुक है जिसको हम मेनली फॉलो कर रहे होंगे। वैसे तो हम कुछ और टेक्स्ट बुक्स को भी रेफ़र करेंगे, लेकिन जो हम मेनली बुक फॉलो कर रहे हैं गैरी की, उसका ये चैप्टर नंबर 1 है। और दिस चैप्टर इज़ अबाउट कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट के बारे में। तो आज हम इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले, जब भी हम किसी बिज़नेस की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ उसकी कॉस्टिंग है कि उसकी प्रोडक्शन पे क्या कॉस्ट आ रही है, और उसके अलावा कौन कौन सी कॉस्ट हैं जो उसको बियर करनी पड़ती हैं। क्योंकि ऑब्वियसली हर कंपनी का पर्पस जो है वो है प्रॉफिट अर्न करना। अब प्रॉफिट वो तभी अर्न कर सकती है जब ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सारी कॉस्ट पता हो, ताकि वो उसको कवर करे और उसके बाद अपना कोई एक प्रॉफिट मार्जिन या कोई एक्स्ट्रा अमाउंट कस्टमर से ले, तभी वो प्रॉफिट अर्न कर सकती है। तो हर कंपनी का जो कि पर्पस जो है वो है कि उसने प्रॉफिट अर्न करना है। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए ज़रूरी है कि उसको अपनी हर तरह की कॉस्ट पता हो, ताकि वो कस्टमर को जब भी कोई चीज़ सेल करे तो उसमें अपनी कॉस्ट भी कवर करे और इसके अलावा उससे थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन भी ले, ताकि उसको कंपनी जो है वो अपना प्रॉफिट अर्न कर सके। लेकिन कॉस्ट को कैलकुलेट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी मैनेजर तभी कर सकता है जब उसको हर तरह की कॉस्ट का पता हो कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ये कॉस्ट अकर हो रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में जब भी हम एज अ स्टूडेंट या आप ग्रेजुएट करेंगे, तो आप में से बहुत सारे लोग अपने छोटे छोटे बिजनेसेस स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ये जो हमारी करंट इकॉनमी है, इसके हालात ये हैं कि जॉब्स लोगों को नहीं मिल रही, तो हर बंदा अपना कोई छोटा मोटा सेटअप स्टार्ट करने का सोच रहा है। तो और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। मेरे सराउंडिंग्स में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने बिजनेसेस स्टार्ट किए हैं। तो अब बिज़नेस स्टार्ट किया है और उसके बाद जो वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट पे जितना उनका मटेरियल लग रहा है और जो कुछ उस पर एक्सपेंसेस आ रहे हैं, वो सिर्फ उसी को अपनी कॉस्ट मान रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग लोग उसकी सेल प्राइस सेलेक्ट कर रहे हैं। और अल्टीमेट उनका रोना ये है कि जी हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा। प्रॉफिट कैसे अर्न होगा जब वो अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट के अलावा जो उनके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं, जैसे बिजली का बिल आ रहा है, घर जिस जगह पे वो बैठे हैं उसका रेंट दे रहे हैं, इसको वो अपनी कंपनी का या अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं मान रहे, उसको अपनी सेल प्राइस में इंक्लूड नहीं कर रहे। इस वजह से उनको एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट नहीं आ रहा। तो ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी बिज़नेस में किस किस तरह की कॉस्ट आ रही होती है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। और हमारे पास ऑलमोस्ट फाइव डिफरेंट कैटेगरीज या टाइप्स ऑफ कॉस्ट हैं, जिनके अकॉर्डिंग हम कॉस्ट को क्लासीफाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं, ये समझने के लिए कि किस किस तरह की कॉस्ट आ रही होती है। लेकिन कॉस्ट को समझने से पहले या टाइप्स ऑफ कॉस्ट को समझने से पहले हमें बिजनेसेस के टाइप्स को समझना होता है। आई होप आप लोगों को अब तक 2 सेमेस्टर्स हो गए हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड टाइप्स ऑफ बिजनेसेस आप लोग पढ़ भी चुके होंगे और समझ भी चुके होंगे। मैं एक दफ़ा क्विकली रिवाइज कर देती हूँ कि मोस्टली मेन हमारे जो टाइप्स ऑफ बिजनेसेस हैं वो 3 कैटेगरीज में आते हैं। या तो वो है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, या फिर मर्चेंडाइजिंग के बिजनेसेस हैं, या फिर सर्विस बिजनेसेस हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस क्या होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस ये होते हैं जहां कंपनीज अपनी प्रोडक्ट्स खुद मैन्युफैक्चर करती हैं मींस बनाती हैं, और उसके बाद उसको आगे सेल करती हैं, चाहे वो डीलर्स या शॉपकीपर्स के थ्रू सेल करें या रिटेलर्स को दें या डायरेक्ट कस्टमर्स तक खुद प्रोवाइड करें। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस वो होते हैं जिसमें कंपनीज खुद अपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको इन्वेंट्री में रखते हैं और उसके बाद उसको सेल करते हैं। मर्चेंडाइजिंग बिजनेसेस क्या होते हैं? मर्चेंडाइजिंग बिजनेसेस वो होते हैं जहां कंपनी किसी दूसरी कंपनी से प्रोडक्ट ख़रीदती है, उसको अपनी शॉप या अपनी शेल्फ पे रखती है, और उसके बाद कस्टमर वहाँ आते हैं और वो वहाँ से वो चीज़ पिक करते हैं, उसकी अमाउंट पे करते हैं
और उसके बाद चले जाते हैं तो दीज आर मर्चेंडाइजिंग बिजनेसेस। और सर्विसेज बिजनेस वो होते हैं जहाँ कोई प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही होती, प्रोडक्ट मीन्स कोई फिजिकल आइटम सेल नहीं हो रहा होता, बल्कि हम कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और उसकी एग्जांपल्स में हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज़, कुछ भी आ सकता है जहाँ आपको कोई फिजिकल चीज़ नहीं मिल रही होती बल्कि एक सर्विस प्रोवाइड की जा रही होती है। तो अगर हम इसको अभी तो मैंने ऐसे ही बता दिया, हम इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस जो हैं उसमें क्या होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस जो हैं इसमें सबसे पहले कंपनीज प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती हैं या फिर आप कह लें प्रोड्यूस करती हैं। उसके बाद उन जो प्रोडक्ट्स को हम मैन्युफैक्चर करते हैं उनको किसी इन्वेंट्री में रखते हैं। इन्वेंट्री क्या होता है ये आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ चुके होंगे। इन्वेंट्री ये होता है कि जो भी चीज़ कंपनी बना रही है उसको बना के कुछ अरसे के लिए हमें, या कुछ दिनों के लिए या कुछ घंटों के लिए ही हमें स्टोर में रखना पड़ता है या अपने पास रखना पड़ता है जब तक कि कस्टमर उसको परचेज़ करके नहीं ले जाता या जब तक वो चीज़ सेल नहीं हो जाती। तो इन्वेंट्री मीन्स हमारा स्टोर रूम जहाँ पे हमारी प्रोडक्ट्स पड़ी होती हैं उसको हम इन्वेंट्री कहते हैं। और उसके बाद अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल हो जाती हैं। तो दिस इज़ द फ्लो ऑफ आइटम्स या फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स इन अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। जब हम मर्चेंडाइजिंग बिजनेस की बात करते हैं तो मर्चेंडाइजिंग बिजनेसेस में हमने जो मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चर किया था, मर्चेंडाइजिंग में हम मैन्युफैक्चर नहीं करते बल्कि किसी और से परचेज़ करते हैं। तो हम लिखते हैं परचेजेस, किसी और से उसकी बनी बनाई चीज़ों को परचेज़ किया और उसके बाद उसको अपनी इन्वेंट्री में रखा या अपने स्टोर रूम में या अपने शेल्फ पे रखा और कस्टमर्स आए और वो वहाँ से परचेज़ करके ले गए। तो हम कहते हैं कि ये हमारी सेल्स हैं। तो दिस इज़ द फ्लो इन मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। और जो ये वाला फ्लो था ये था इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। सर्विस बिजनेस जो है उसमें डायरेक्ट सेल्स होती हैं, उसमें कोई इन्वेंट्री नहीं होती, उसमें डायरेक्ट हम अपनी सर्विसेज को जो है वो सेल कर देते हैं। तो ये 3 टाइप्स ऑफ बिजनेसेस थे जिनके बारे में हमने बात की। अब हमने ये देखना है कि जो ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस हैं इसमें हमने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस किया तो उस पे जितनी कॉस्ट आई उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट बनती है। आई होप ये भी आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ चुके होंगे। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्या होता है। तो ये कुछ इस शेप की डिज़ाइन बनता है। डिज़ाइन इन द सेंस मैं समझाने के लिए थोड़े से एरोस लगा रही थी कि ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस जो हैं वो पहले प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस करते हैं या उसकी प्रोडक्शन करते हैं, उसको इन्वेंट्री में रखते हैं एंड देन अल्टीमेटली सेल करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग से लेके सेल्स तक जब तक वो प्रोडक्ट सेल नहीं हो जाती उस पे जितनी भी कॉस्ट आती है उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। सिमिलरली मर्चेंडाइजिंग में किसी और से प्रोडक्ट परचेज़ करने से लेके उसको इन्वेंट्री में रख के सेल करने तक उस पर जितनी भी कॉस्ट आती है हम उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जबकि जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उसमें प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके इन्वेंट्री में रखने तक जो कॉस्ट आती है उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो है ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस में होती है। मर्चेंडाइजिंग एंड सर्विस बिजनेस में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड नहीं होती। सर्विसेज में सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज सोल्ड होता है, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती, लिहाजा हम उसकी बात नहीं कर रहे। फॉर द टाइम बीइंग हम सिर्फ मर्चेंडाइजिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस की बात कर रहे हैं। और मैंने सिर्फ ये बात कही है कि प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने से लेके उसको सेल करने तक जो कॉस्ट होती है उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं, एंड मैन्युफैक्चर करने से लेके इन्वेंट्री में रखने तक जो गुड्स पे कॉस्ट आती है उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कहते हैं।
सिमिलरली मर्चेंडाइजिंग बिजनेस में परचेज करने से लेकर सेल करने तक की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, जबकि इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड नहीं इन्वॉल्व होती, क्योंकि हमने प्रोडक्ट्स खुद मैन्युफैक्चर नहीं की बल्कि कहीं से परचेज़ किए हैं और उसके बाद सेल कर दी हैं। तो ये थे टाइप्स ऑफ बिजनेसेस जो कि मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा और भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ बिजनेसेस हैं, लेकिन वो इतनी कॉमन नहीं है, जो ये 3 मोस्ट कॉमन थी। लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल कॉस्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की कॉस्ट की बात ज़रा डिटेल में करेंगे और बाकियों को हम बाद में देखेंगे। तो हम बात करते हैं कॉस्ट रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस की। जब भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की कॉस्ट की बात करते हैं तो उसमें मोस्टली 2 तरह की कॉस्ट आती हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के डिटेल में जाने से पहले खुद को थोड़ी देर के लिए एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ऑनर कंसिडर करें, या उसमें मैनेजर बनना चाहते हैं तो एज यू विश। जस्ट इमेजिन कि एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक ऐसी कंपनी है जो खुद कार्स बनाती है और उसके बाद वो डीलर्स को या जो भी रिटेलर्स हैं उनको वो सेल करती है या डायरेक्ट कस्टमर्स को सेल करती है। सो अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और हमने देखना है कि उसमें किस किस तरह की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो उसमें 2 तरह की कॉस्ट होती हैं, एक को हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहते हैं और दूसरी नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। तो पहले हम ज़रा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की डिटेल में जाते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में कौन कौन सी तरह की कॉस्ट आ सकती हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में फर्दर 3 कैटेगरीज हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। अब आई डोंट नो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 में आपने कोई इसके बारे में बात की है या नहीं की, लेकिन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स क्या हैं, इनको हमने 1 बाय 1 एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हैं डायरेक्ट मटेरियल्स। जब हम कार को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उस पे जो मटेरियल यूज़ हो रहा है उसको हम कहेंगे कि वो हमारे डायरेक्ट मटेरियल है। डायरेक्ट मटेरियल कौन सा है? जो वाकई में उस कार का हिस्सा बन रहा है या उसका कंपोनेंट है। जैसे अगर ये आप एक कार देख रहे हैं, इसमें ये टायर कार के लिए डायरेक्ट मटेरियल है, ये जो इसकी बॉडी है कार की ये इसका डायरेक्ट मटेरियल है, अंदर स्टीयरिंग लगा होगा, इंजन लगा होगा, एसी होगा, रेडियो इंस्टॉल हुआ होगा, ये सारी चीज़ें जो फिज़िकली पार्ट हैं कार का, उन सब को हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट मटेरियल है। जो भी किसी प्रोडक्ट का पार्ट है, कंपोनेंट है, उस पे जितनी भी कॉस्ट आएगी उसको हम कहेंगे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल मीन्स वो मटेरियल जो वाकई में आपकी प्रोडक्ट का हिस्सा हो, जिसको हम ट्रेस कर सकें, जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकें कि ये कंपोनेंट इस गाड़ी में यहाँ पे लगा हुआ है, उस मटेरियल को हम कहेंगे कि ये हमारा डायरेक्ट मटेरियल है और उस पे जो कॉस्ट लगती है उसको हम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहते हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल की समझ आ गई आपको? डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल या वो कंपोनेंट्स जो हमारी प्रोडक्ट में ट्रेस किए जा सके, आइडेंटिफाई किए जा सकें कि ये फिज़िकली इसका पार्ट है, तो हम उनको कहते हैं कि ये डायरेक्ट मटेरियल्स हैं। किसी भी और चीज़ की बात कर लें, सपोज़ ये बॉल पॉइंट है अगर, तो बॉल पॉइंट में वो एक पीछे इंक की प्लेस है, वो उसका डायरेक्ट मटेरियल है। उसका जो सिक्का है जिससे हम लिखते हैं वो डायरेक्ट मटेरियल है। और भी जो उसकी ऊपर वाली प्लास्टिक कवर है वो उसका डायरेक्ट मटेरियल है। किसी और चीज़ की बात कर लें, किसी भी चीज़ की, टीवी की बात कर लें, तो टीवी के अंदर जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, उसकी स्क्रीन, उसकी बॉडी, उसके अंदर के सारे सर्किट वगैरह, वो उसके डायरेक्ट मटेरियल्स हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल मीन ऑल दोज कंपोनेंट्स जो उस प्रोडक्ट के अंदर मौजूद हैं या उस प्रोडक्ट में मौजूद हैं, जिनको हम ट्रेस कर सकते हैं, जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उनको हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट मटेरियल्स हैं हमारे प्रोडक्ट के लिए। उनको हम रॉ मटेरियल्स भी कह सकते हैं। रॉ मटेरियल्स दैट बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट का एक
अहम हिस्सा बनते हैं एंड दैट कैन बी कन्वीनियंटली ट्रेस्ड डायरेक्टली टू इट, और जिसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रोडक्ट में, तो वो डायरेक्ट मटेरियल या रॉ मटेरियल्स कहलाते हैं। तो आई होप डायरेक्ट मटेरियल्स की आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि डायरेक्ट लेबर क्या होगी। डायरेक्ट लेबर जो है उसमें वो लेबर है या वो लोग हैं या उन लोगों की सैलरी है जो डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कार बना रहे हैं आप, आपकी पूरी कंपनी है माशाल्लाह कार मैन्युफैक्चरिंग की, तो आपको पता होगा कार्स कैसे बनती है ना। वो एक लाइन, असेंबली लाइन होती है और उसी में कार मूव करी होती है। अगर नहीं पता तो यूट्यूब पे आप इसकी कोई ना कोई वो देख सकते हैं, वीडियोस पड़ी होंगी, आप वो देख सकते हैं। तो होता ये है कि एक कुछ लेबर या कुछ एम्प्लॉयज़ खड़े होते हैं, उनके सामने कार आती है, वो उसमें टायर्स लगाते हैं, कार आगे मूव कर जाती है, वो उसमें डोर्स इंस्टॉल करते हैं, उससे आगे मूव कर जाती है, तो सीट्स इंस्टॉल करते हैं। आई थिंक सीट्स पहले होती हैं और डोर्स बाद में होते हैं, एनी हाउ। तो डायरेक्ट लेबर वो लेबर जो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट पे काम कर रही है, उसको बना रही है, उसको मैन्युफैक्चर कर रही है, जो उस प्रोडक्ट को टच कर रही है, वो डायरेक्ट लेबर कहलाती है। तो डायरेक्ट लेबर को या और उसको जो हम सैलरी के देंगे, उसको जो हम पे देंगे, वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहलाएगी। तो दोज लेबर कॉस्ट दैट कैन बी इजीली ट्रेस्ड टू इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। और ये ज़रूरी है कि सिर्फ वो वाली लेबर डायरेक्ट लेबर में आएगी जिसको हम ट्रेस कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें कि इस लेबर ने या इस बंदे ने या इस एम्प्लॉय ने इस कार का ये वाला यूनिट या ये वाला हिस्सा या ये वाला पार्ट मैन्युफैक्चर किया था, इस वजह से हम इसको ये सैलरी दे रहे हैं, तो हम कहेंगे ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। डायरेक्ट मटेरियल जो प्रोडक्ट का हिस्सा बनते हैं, जो प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स बनते हैं, उनको हम डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। और डायरेक्ट लेबर वो लेबर या वो एम्प्लॉय या वो पर्सन जो फिज़िकली कार पे काम कर रहे होते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में उसको टच कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं ये डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट। आई होप ये डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब जस्ट इमेजिन कि कार को मैन्युफैक्चर करने में डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा और चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। आप कार को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो एक तो उस पर मटेरियल लग रहा है और वो सारी कॉस्ट, और दूसरी डायरेक्ट लेबर वो कॉस्ट जो आप कारीगर को दे रहे हैं। ज़रा छोटे लेवल की एग्जांपल पे आ जाएं। आप अपने इर्द गिर्द कोई चीज़ देख लें, कोई सपोज़ बड़ी कॉमन, हमारी यूनिवर्सिटी जाते हुए रास्ते में वो ईंटों के भट्टे बड़े आते हैं, ठीक है, तो हम वो एग्जांपल ले लेते हैं। तो उस एग्जांपल में डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा? जो उस ईंट का हिस्सा बनेगा। और ईंट का हिस्सा क्या बनता है जनाब? मिट्टी और बस। तो डायरेक्ट मटेरियल तो वही हुआ। और डायरेक्ट लेबर वो जो लेबर वहाँ पे काम कर रही होती है, जो ईंटों को शेप देती है और एक जगह रखती है, फिर उठा के भट्टे में डालती है। तो क्या ईंटों की कॉस्ट में ये दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, या कोई और चीज़ भी है? ऑब्वियसली और भी है ना, बहुत सारी चीज़ें और हैं। भट्टी को जलाने के लिए उसमें किसी ने फायर डाली होगी और उसके बाद किसी ने भट्टी जलाई होगी, कोई लकड़ियाँ लेके आया होगा, लकड़ियाँ लेके आया होगा ऑब्वियसली। अब वो लकड़ियाँ जो हैं जिससे आपने भट्टी को जलाया है, वो हमारी जो फाइनल प्रोडक्ट है, ब्रिक्स जो ईंटें निकली हैं, उसका पार्ट तो नहीं है, हमारी फाइनल प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है। तो वो वो डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, तो वो क्या हुई फिर? वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। और इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर को हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स मींस वो तमाम कॉस्ट जो डायरेक्ट नहीं है, जो डायरेक्ट लेबर में नहीं आती, जो डायरेक्ट मटेरियल में नहीं आती, उस हर तरह की कॉस्ट को हम कहते हैं ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं। और उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं? इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। अब इनडायरेक्ट मटेरियल की तो मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि ब्रिक्स हैं और ब्रिक्स बना रहे हैं, तो उसमें लकड़ियाँ लाना, या लकड़ियाँ, मुझे नहीं पता कि इससे ब्रिक वो जलाते हैं, भट्टी आपको पता होगा ज़रा ज़्यादा बेहतर। तो
वो तो इनडायरेक्ट मटेरियल है। इनडायरेक्ट लेबर क्या होगी उसमें? उन भट्टों को, उन लकड़ियों को ला के भट्टा जलाने वाला, या फिर कोई मे बी उन्होंने एक बंदा रखा हो जो सबको पानी पिलाता हो, या जो उस एरिया की सफाई करता हो, क्लीनर हो, स्वीपर हो। अब वो सारे लोग फिज़िकली प्रोडक्ट को बनाने में इन्वॉल्व नहीं है, वो प्रोडक्ट को टच नहीं कर रहे, उनका काम प्रोडक्ट बनाना नहीं है, लेकिन कॉस्ट तो उन पे लग रही है, हम उनको तनख्वाहें तो देंगे। तो वो तनख्वाह हम किस खाते से दें? ऑब्वियसली हम उसको प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल करेंगे तो ही हम उसको उससे ज़्यादा प्राइस पे सेल करेंगे और फिर हमें प्रॉफिट आएगा। एनी हाउ, तो मैं एग्जांपल दे रही थी इनडायरेक्ट लेबर की। तो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस में जो क्लीनर्स होते हैं, स्वीपर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं कि ये हमारे इनडायरेक्ट लेबर है। तो मेंटेनेंस सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, मेंटेनेंस वर्कर्स हैं जो मशीनों वगैरह को ठीक करते हैं। तो अभी तक हमने 4 चीज़ों की बात की: डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, और इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। ये 4 चीज़ें हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बनाती हैं। और ये हमने ऊपर जो सबसे पहले ये एक डायग्राम देखी थी, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को हमने पहले 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और उसके बाद हमने कहा था मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का मैंने बताया कि उसमें 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जिनको हम इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर कहते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल मींस अगर हम सपोज कार मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लें तो उसमें कौन सी चीज़ इनडायरेक्ट मटेरियल होगी? कौन बताएगा? अच्छा, मुझे ना बताएं, लेकिन खुद सोचें कि इनडायरेक्ट मटेरियल कौन सा होगा। इनडायरेक्ट मटेरियल में सपोज वो पेंट का डब्बा आ सकता है जिससे आपने गाड़ी को पेंट किया और वो बाकी बच गया, या फिर कुछ भी कोई ग्लू, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे आपने कार को मैन्युफैक्चर किया है। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो लेकिन हमने कहा था कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में 2 तरह की कॉस्ट होती हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और दूसरी नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे तो हमने काफ़ी सारी बात कर ली है और उसको एक्सप्लेन कर लिया है। अब आते हैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब आपके ख्याल में नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कौन सी होगी? हर तरह की कॉस्ट को तो हमने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में डाल दिए, नॉन मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ बचा है? सोचें, बचा है। सपोज कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो एक तो उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा और वहाँ प्रोडक्शन हो रही होगी और वहाँ के स्वीपर्स भी होंगे और क्लीनर्स भी होंगे, और वो सारी कॉस्ट जो हमने मैन्युफैक्चरिंग में डिस्कस की वो इसमें आ गई। लेकिन ओवरऑल कंपनी भी तो रन हो रही है ना। उस कंपनी में कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा जो उन कार्स, जो प्रोडक्ट जो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसकी मार्केटिंग करते होंगे, और कोई एक दो पर्सन उसके मैनेजर्स होंगे, आप लोग होंगे जो उसके मैनेजर्स, जो ऑनर्स होंगे, सीईओ होगा उसका, कोई एक पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होगा जो उसको चला रहा होगा। तो वो सब आते हैं, उन सब पे जो कॉस्ट लगती है वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहलाती है। जैसे यूँ कह लें कि चलें अपनी यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ले लें, खुद की एग्जांपल ले लें। आपको पता है आप हमारी प्रोडक्ट्स हैं, स्टूडेंट्स, जिनको हम तैयार करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं कल को इंडस्ट्री में या मार्केट में जाने के लिए। तो हम जो हैं, हम डायरेक्ट लेबर हैं जो आपको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आपको पॉलिश कर रहे हैं, आपको स्किल्स सिखा रहे हैं। लेकिन जो हमारा सारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, जिसमें हमारा अकाउंट्स ऑफिस है, रजिस्ट्रार ऑफिस है, ट्रांसपोर्ट ऑफिस है, ट्रेजरर ऑफिस है, ये सारे लोग जो हैं ये सपोर्टिंग हैं, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन सब पे जो कॉस्ट आती है वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। तो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को भी मोस्टली हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। उसको हम मार्केटिंग और सेलिंग कॉस्ट में और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कहते हैं। मार्केटिंग और सेलिंग कॉस्ट ये वो कॉस्ट है ये वो जो कि प्रोडक्ट को मार्केट करने में और उसको जो भी इंडस्ट्री तक डिलीवर करने में, कस्टमर तक डिलीवर करने में आती है। इवन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी इसमें इन्वॉल्व होती है, तो उसको हम कहते हैं ये मार्केटिंग और सेलिंग कॉस्ट है।
और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनको जो सैलरीज जाती हैं, एग्जेक्टिव्स को, क्लर्क्स को जो सैलरीज जाती हैं, उन सबको हम एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कहते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस में कौन सी टू कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। एक बार रिवाइज कर लें। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में 3 तरह की कॉस्ट थी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। और नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में 2 तरह की कॉस्ट आती हैं, मार्केटिंग एंड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। एक चीज़ बीच में हम अभी स्किप कर गए हैं, जो हमने ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की बात की, इसमें थोड़ी सी एक क्लासिफिकेशन और भी की जाती है, वो ये कि डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर ये दोनों मिल जाएं तो हम कहते हैं ये प्राइम कॉस्ट है, ये मेन कॉस्ट है। प्राइम मीन्स इम्पॉर्टेंट, मेन, क्रिटिकल, वैसे ही एग्जांपल के तौर पे कह रही हूँ, लेकिन आपने ये याद रखना है कि डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर इज़ इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। सिमिलरली डायरेक्ट लेबर प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज़ इक्वल टू कन्वर्जन कॉस्ट। ये 2 फार्मूलाज हैं जो कह लें कि आपने याद करने हैं कि प्राइम कॉस्ट क्या होती है। प्राइम कॉस्ट इज़ डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो आपकी प्रोडक्ट नहीं बन सकती। तो ये दोनों कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हमने उसको प्राइम कॉस्ट कह दिया है, याद रखने के लिए बता रही हूँ। और डायरेक्ट लेबर प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स इज इक्वल टू कन्वर्जन कॉस्ट। आपके पास जितना मर्जी डायरेक्ट मटेरियल हो, जब तक आप उस पर लेबर नहीं लगाएंगे और दूसरे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स नहीं लगाएंगे तो आप इस मटेरियल को कन्वर्ट नहीं कर सकते इन फाइनल कॉस्ट। इस वजह से हम इन दोनों को ऐड करके कहते हैं कि ये हमारी कन्वर्जन कॉस्ट है। तो प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट इज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स प्लस डायरेक्ट लेबर। आई होप ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा और किसी को कन्फ्यूजन नहीं है। अगर है तो एक दफ़ा यहाँ स्टॉप करें और दोबारा से रिवाइज़ करें ताकि उसके बाद हम फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जा सकें। तो अब आते हैं एक और कॉस्ट क्लासिफिकेशन के मेथड की तरफ। तो हम ज़रा याद करें, हम ओवरऑल जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो ये था कि एक बिज़नेस में किस किस तरह की कॉस्ट इनकर होती है और हम उस कॉस्ट को किन किन कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं ताकि हम टोटल कॉस्ट को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कर सकें। तो सबसे पहले तो हमने देखी कॉस्ट रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अब वो कॉस्ट को क्लासिफाई करने का एक मेथड था। अब है सेकंड मेथड कॉस्ट क्लासिफिकेशन का, वो है रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती हैं आप लोग बना चुके हुए हैं जी। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी। लेकिन हम जो जो मोस्ट कॉमन है उनकी बात करेंगे, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट। तो बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में के लिहाज से जब हम कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं तो हम उसको 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट और दूसरी है पीरियड कॉस्ट। अब प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट में क्या डिफरेंस है हमने उसको देखना है। प्रोडक्ट कॉस्ट जो है ना, बेसिकली ऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज़ द प्रोडक्ट कॉस्ट, ऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज़ द प्रोडक्ट कॉस्ट एंड ऑल नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज़ द पीरियड कॉस्ट। क्यों, किस लिए, उस पे बाद में जाते हैं। फ़िलहाल आप इतना याद रख लें कि ऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट is the product cost and all non-manufacturing cost is the period cost. Okay. इस बात को समझने से पहले आपको ज़रा याद करना पड़ेगा कि आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 में एक मैचिंग प्रिंसिपल पढ़ा होगा। मैचिंग प्रिंसिपल क्या था? मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता था कि जिस टाइम, क्या था मैचिंग प्रिंसिपल, ज़रा याद करें फिर मैं भी आपको बताती हूँ। अकाउंटिंग में मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि जिस
टाइम पीरियड में कोई प्रोडक्ट सेल हो रही है, उसी टाइम पीरियड में आप उसकी कॉस्ट को मेंशन करेंगे, या रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज के दिन ये मंथ कौन सा चल रहा है, सितंबर में मैंने 100 प्रोडक्ट्स बना के रख ली या 100 कार्स बना ली, लेकिन वो सारी की सारी सितंबर में सेल नहीं होंगी। कुछ अक्टूबर में होंगी, कुछ दिसंबर में होंगी, नवंबर में होंगी, अगले टाइम पीरियड्स में होंगी। तो अगर दिसंबर में 10 कार्स सेल हुई हैं और वहाँ से हमें रेवेन्यू जनरेट हुआ है, तो दिसंबर में हम उन 10 कार्स की कॉस्ट को माइनस भी करेंगे। मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड। अगर रेवेन्यू दिसंबर में आ रहा है तो एक्सपेंसेस भी दिसंबर में मेंशन होने चाहिए, सब चाहे गाड़ियाँ सितंबर में बनी हैं। इसको लेकिन हम ज़रा मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम ये एक छोटी सी डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले ये होता है कि ये सारी हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है जिसको हमने पहले देखा है, और हमने कहा है कि ये सारी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ये ऊपर वाली ये प्रोडक्ट कॉस्ट कहलाती है, और ये जो नीचे वाली नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव, ये पीरियड कॉस्ट कहलाती है। एक्चुअली होता ये है कि सबसे पहले हम रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कार बना रहे हैं तो सबसे पहले हम इधर उधर से उसके कंपोनेंट्स इकट्ठे करते हैं। आपको क्या लगता है कार बनाने वाले टायर भी खुद बनाते हैं? नहीं, वो टायर कहीं और से परचेज़ करते हैं, इंजन कहीं और से परचेज़ करते हैं, स्टीयरिंग कहीं और से परचेज़ करते हैं, कार की बॉडी के लिए मटेरियल कहीं और से परचेज़ करते हैं, और मोस्टली असेंबल खुद करते हैं मोस्टली। तो बेसिकली सबसे पहले जब भी कोई कंपनीज़ कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट करती हैं तो वो मटेरियल परचेज़ करती हैं, और उस मटेरियल को हम रॉ मटेरियल कहते हैं, और उस पे जो कॉस्ट आती है उसको डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहते हैं। तो ये डायरेक्ट मटेरियल या रॉ मटेरियल की कॉस्ट, उसके बाद जब लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कॉस्ट इस पर लगना शुरू होती है तो हम कहते हैं हमारी प्रोडक्ट्स जो है वो वर्क इन प्रोसेस होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कार के लिए हमने सारी चीज़ें पहले ख़रीद के रख ली, वो हमारा रॉ मटेरियल था। जब लोगों ने उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया, लेबर ने उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया, उसमें एक एक करके कंपोनेंट्स को ऐड करते गए, तो हम कहते हैं ये चीज़ें अभी वर्क इन प्रोसेस में हैं, या वर्क इन प्रोग्रेस भी कहते हैं। और जब कार कंप्लीट हो जाती है और उसको हम किसी शोरूम में या किसी अपने ही स्टोर रूम में खड़ा कर देते हैं तो हम कहते हैं अब ये हमारी फिनिश्ड गुड्स हैं। तो बेसिकली रॉ मटेरियल मैंने बताया कि वो है जिससे हमने चीज़ बनानी होती है, मैन्युफैक्चर करनी होती है, और उससे पहले हम मटेरियल ख़रीदते हैं। जब उस मटेरियल पे काम स्टार्ट हो जाता है, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाती है, तो हम कह देते हैं ये वर्क इन प्रोसेस है। और जब वो कंप्लीट हो जाती है और उसकी फ़ाइनल शक्ल निकल आती है, जो हम प्रोडक्ट बनाना चाहते थे वो प्रोडक्ट बन जाती है, तो हम कहते हैं ये फिनिश्ड गुड्स है। तो कोई भी एक प्रोडक्ट जो कंपनी बना रही होती है वो इन 3 स्टेजेस से गुज़रती है। ये 3 स्टेजेस जो हैं रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स की है। और मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ की अगर आप बैलेंस शीट देखें, बैलेंस शीट क्या होती है ये आप लोग पहले पढ़ चुके हुए हैं, तो उसमें इन्वेंट्री जो है वो 3 तरह की इन्वेंट्रीज उसमें मेंशन होती हैं। एक रॉ मटेरियल इन्वेंट्री होती है, एक वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है, और एक फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री है। और इस कॉस्ट को हम प्रोडक्ट कॉस्ट कहते हैं, जो इन चीज़ों पे लग रही होती है, मटेरियल पे, लेबर पे एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स पे। और प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो जब तक इन्वेंट्री की शक्ल में हमारे पास पड़ी रहती है हम उसको बैलेंस शीट में मेंशन करते रहते हैं। तो प्रोडक्ट कॉस्ट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इन्वेंट्री। जब तक वो सेल नहीं हो जाती तब तक हम उसको बैलेंस शीट में इन्वेंट्री के नाम से मेंशन करते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एग्ज़ाम्पल दी कि सितंबर में हमने 100 कार्स बनाई हैं,
तो वो 100 कार्स हमारी बैलेंस शीट में एज इन्वेंट्री मेंशन्ड होती रहेंगी जब तक कि वो सेल होना शुरू नहीं हो जाती। जब वो प्रोडक्ट सेल हो जाएगी, हमारी कार सेल हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफ़र हो गई है, कि ये कार जो हमने सेल की है इस पे हमारी अपनी कॉस्ट इतनी लगी है, उसको हम कहते हैं ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक ये जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट कॉस्ट। और इस जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या प्रोडक्ट कॉस्ट के अलावा हम उसमें पीरियड कॉस्ट भी ऐड करते हैं, और पीरियड कॉस्ट इज़ द नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो इनकम स्टेटमेंट में दोनों तरह की कॉस्ट मेंशन्ड होती हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट in the form of cost of goods sold and period cost जिसको हम कहते हैं selling और administrative cost। और बैलेंस शीट में जो इन्वेंट्रीज होती हैं वो बेसिकली ओनली प्रोडक्ट कॉस्ट होती है, वो पीरियड कॉस्ट नहीं होती। और ये इन्वेंट्री जो है ये हमारा एसेट होती है, ये एक्सपेंस नहीं होती। एक्सपेंसेस तब बनते हैं जब वो चीज़ सेल हो जाती है, उस टाइम वो हमारा एसेट नहीं रहती, वो हमने सेल कर दी, उस पे जो हमारे एक्सपेंसेस उस पे जो हमारी कॉस्ट आई थी वो एक्सपेंस बन जाता है, और उस एक्सपेंस को हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। उसको हम सेल या रेवेन्यू में से माइनस करते हैं, और उसमें से सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, तो फिर हमारा प्रॉफिट निकलता है। आई होप ये समझ आया होगा आप लोगों को, लेकिन नहीं आया तो एक दफ़ा मैं दोबारा किसी और तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले हमने ये कहा कि हमने कॉस्ट को क्लासीफाई करना है या कैटेगरीज़ में डिवाइड करना है, ताकि हमारी हर तरह की कॉस्ट जो है वो कवर हो जाए, और उसके बाद हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करें। ये ना हो कि हमारी कोई कॉस्ट मिस हो जाए तो उससे हमारे प्रॉफिट पे इफ़ेक्ट आता है। तो कॉस्ट क्लासिफिकेशन या कॉस्ट को क्लासीफाई करने के लिए डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट मेथड्स यूज़ करती हैं, और वो मोस्टली 5 है मोस्ट कॉमन क्लासिफिकेशन बेसिस। सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन की बेस है वो है कॉस्ट क्लासिफिकेशन रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस। दूसरी जो कॉस्ट क्लासिफिकेशन है वो है कॉस्ट क्लासिफिकेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और फिर 3 और हैं, वन इज़ फॉर प्रेडिक्टिंग बिहेवियर, वन इज़ फॉर डिसीजन मेकिंग, एंड वन इज़ फॉर असाइनिंग कॉस्ट टू कॉस्ट ड्राइवर्स। हमने फ़िलहाल फर्स्ट 2 की बात की है, कॉस्ट क्लासिफिकेशन रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। जब हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिहाज से अपनी कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं तो हम उसको 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। और जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए अपनी कॉस्ट को आइडेंटिफाई कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, तो तब हम उन्हीं कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट एंड प्रोडक्ट कॉस्ट का नाम दे देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज़ द प्रोडक्ट कॉस्ट एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज़ द पीरियड कॉस्ट। अब प्रोडक्ट कॉस्ट की तो हमें समझ आ गई कि हमने सिर्फ प्रोडक्ट कॉस्ट क्यों कहा है, या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को ही प्रोडक्ट कॉस्ट का हमने नाम दिया है तो क्यों दिया है। जितनी हमारी उस प्रोडक्ट को बनाने पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगी थी उस सब को हमने कह दिया प्रोडक्ट कॉस्ट। लेकिन सारी नॉन मैन्युफैक्चरिंग को पीरियड कॉस्ट का नाम क्यों दिया है? पीरियड कॉस्ट का नाम इसलिए दिया है क्योंकि नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होती है, हमने कहा था कि ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट की सैलरीज हो सकती हैं, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो सकती है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनस की सैलरीज हो सकती हैं, इवन इंश्योरेंस हो सकती है। तो ये कुछ पीरियड बाद अकर होती हैं, या टैक्सेस हो सकते हैं, ये आफ्टर सर्टेन पीरियड कैलकुलेट की जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सितंबर के मंथ की पीरियड कॉस्ट इतनी है, अक्टूबर की इतनी होगी, नवंबर की इतनी होगी, दिसंबर की इतनी होगी। तो वो पीरियड के लिहाज से उसकी कैलकुलेशन की जाती हैं कि कितने टाइम पीरियड के दौरान इतनी कॉस्ट अकर हुई है। इस वजह से हम नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट कहते हैं, जबकि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है जो किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने पे लगी है उसको हम प्रोडक्ट कॉस्ट कहते हैं। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद ये डायग्राम हमने देखी थी, मैंने ये कहा था कि सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेज़ किया जाता है। उस रॉ मटेरियल पे जब लेबर या एम्प्लॉयज़ काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो हम कहते हैं ये अब वर्क इन प्रोसेस है, इस प्रोडक्ट पे अभी काम हो रहा है। इसको वर्क इन प्रोसेस भी कहते हैं, और बहुत सारी जगहों पे आपको वर्क इन प्रोग्रेस भी लिखा हुआ नज़र आएगा। तो ये दोनों सेम चीज़ें हैं। और उसके बाद जब काम कंप्लीट हो जाता है, हमारी प्रोडक्ट बन जाती है, तो वो फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हो जाती है।
तो जब तक फिनिश्ड गुड्स हमारे स्टोर रूम में पड़ी रहती हैं तो तब तक वो हमारी इन्वेंट्री रहती हैं। हमारे स्टोर रूम में अक्सर 3 तरह की इन्वेंट्रीज होती हैं। रॉ मटेरियल भी पड़ा होता है, वर्क इन प्रोसेस भी पड़ा होता है, और फिनिश्ड गुड्स भी पड़ी होती हैं। ज़रा कोई छोटे लेवल का बिज़नेस सोचें जिसका आपने खुद विज़िट किया हो, कोई चीज़ आपने बनते हुए देखी हो, और अगर आप नहीं देखी तो आप किसी एक छोटी सी अपने सराउंडिंग में किसी भी एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का विज़िट कर लें। अगर आपको नहीं कोई मिलता तो मैं आपको बता देती हूँ, फैसलाबाद बाईपास का तो आई होप आपको पता होगा। वहाँ से सूफी मोड़ की तरफ जाएं तो एक 100 मीटर्स या 200 मीटर्स के बाद आपको लेफ़्ट साइड पे एक रेयान ब्लॉक फैक्ट्री मिलेगी जहाँ कंक्रीट ब्लॉक्स बन रहे हैं। वहाँ जाके आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं कि रॉ मटेरियल कहाँ पड़ा है, वर्क इन प्रोसेस कहाँ है, और फिनिश्ड गुड्स कहाँ हैं। सपोज़ वहाँ ब्लॉक्स बन रहे हैं तो सबसे एक साइड पे या एक रूम में उन्होंने अपना रॉ मटेरियल भी रखा हुआ है। रॉ मटेरियल मीन्स सीमेंट, बजरी, रेत, ये सारी चीज़ें उनकी पड़ी हैं। फिर कुछ ब्लॉक्स, जब वो ब्लॉक्स बनाते हैं उनको थोड़ी देर के लिए बना के उसको पानी बार बार उस पर स्प्रिंकल करना होता है। जो भी प्रोसेस है वो उसका वर्क इन प्रोसेस है। बल्कि इवन उससे पहले मिक्सचर चल रहा होता है, सारी मिक्सिंग कर रहे होते हैं वो लोग, तो उसको हम कहते हैं ये भी वर्क इन प्रोसेस है। और जब ब्लॉक्स बन जाते हैं तो वो ब्लॉक्स को उठा के किसी एक जगह इकट्ठी जगह करके रख देते हैं, तो वो फिनिश्ड गुड्स हैं। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप कहीं ना कहीं अपनी सराउंडिंग के किसी छोटे से सेटअप का ज़रूर विज़िट करें। इससे ये सारी चीज़ें आपको फिज़िकली देख के समझने में ज़्यादा आसानी होगी एज़ कम्पेयर टू आप सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज पे रहें। तो उस प्रोडक्शन पे जो कॉस्ट लग रही है वो प्रोडक्ट कॉस्ट है, और मोस्टली एम्प्लॉयज़ की सैलरीज, इंश्योरेंस, टैक्सेस, इस तरह की जो कॉस्ट होती है उसको हम पीरियड कॉस्ट कहते हैं। और बस फ़िलहाल इतनी दोनों चीज़ें, प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट में आई होप आपको डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा। आई थिंक आज के लिए ये काफ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।